जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत है इस YouTube चैनल पे। मैं शिव आनंद आप सभी को स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग बताइएगा? खुद से मस्त हैं और आपके बाल बच्चे सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? तो आशा करते हैं सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन तरीक़ा से चल रहा होगा। और बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम का डेट है वो काफ़ी करीब आते जा रहा है और उसी के ध्यान में रखते हुए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट किए हैं। और आज जो हम पेपर करेंगे वो पेपर है 1 मई 2010 का पूछा हुआ बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले सभी लोग अपने भाई बंधुओं में भी शेयर कर देंगे इस सेशन को, ताकि और भी उनको फ़ायदा मिल सके। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ओरिजिनल पेपर है ये। आप और भी अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से इसी के आधार पर करेंगे ताकि यार और भी आपके स्कोर में बढ़ोतरी में मदद मिल सके। और आप लोग भी, हम जब क्वेश्चन पढ़ के आंसर मिलाएंगे तो आप लोग भी अपने मन से मिलाते चाहिएगा एक सेट की तरह से। और आप लास्ट में 1 से 100 तक जो प्रश्नों को देखेंगे उसके बाद आप अपने स्कोर को कमेंट करके बताइएगा कि आपका इस एग्ज़ाम में कितना स्कोर आया। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि और भी आपको सुविधा हो देखने में, ताकि कम क्वालिटी में भी देखिएगा तो आपको बेहतरीन तरीक़ा से वो दिखे। ठीक है, तो चलिए, हाँ हो गया जूम। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा के से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। जिसका सही आंसर हो जाएगा लड़का, लड़कपन। ठीक है, देखिए संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी जाति, व्यक्ति, द्रव्य, गुण, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कुल 5 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, तीसरा जातिवाचक संज्ञा और चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये 1 नंबर का सही आंसर हो जाएगा लड़का, लड़कपन, जो कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही निर्णय ले रहा है। देखिए अगला, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन है, सज्जन का विपरार्थिक शब्द है। तो सज्जन का इसका व्यार्थिक शब्द हो जाएगा दुर्जन। ठीक है, सज्जन का विपरार्थी शब्द दुर्जन है। ठीक, देखिए 3 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही संधि विच्छेद हैगा भारत प्लस इंदु, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या है? भारत प्लस इंदु। देखिए भारतेंदु में गुण स्वर संधि है। ठीक है, तो भारतेंदु में कौन सा संधि है? तो भारतेंदु में गुण स्वर संधि है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर हम लोग सभी प्रश्नों को हम लोग व्याख्या सहित देखते चलेंगे। ठीक है, किस प्रकार से आंसर होए सही। ठीक है, देखिए अगला देखेंगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर में नीलकंठ शब्द है। तो नीलकंठ शब्द कौन सा शब्द? नीलकंठ शब्द यौगिक शब्द है। नीलकंठ एक यौगिक शब्द है। वे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बने हो तथा जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यौगिक। देखिए 5 नंबर हम लोग देखेंगे, सर्वनाम व सार्वजनिक विशेषण का वाक्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी। ठीक, देखिए सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल मांगे मोर। ठीक है, देखिए वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन है, संकेतवाचक अवयव का वाक्य है। जिसका सही आंसर हो जाएगा, यह गिलास आधा भरा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग 8 नंबर, निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? जिसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी फॉर कोरोना वायरस।
चलिए, और इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर में निम्न में आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह रोने लगा। ठीक है, संबोध आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? तो वह रोने लगा, ऑप्शन नंबर सी में सही जवाब इसका आएगा। ठीक, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर कोरोना वायरस। देखिए, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या 3 है। संज्ञा में स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सभी लोग सेशन को ध्यान से देखते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसके फल कर्ता पर पड़ता है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सकर्मक क्रिया। डी फॉर दिल मांगे मोर। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इंग्लिश है 12 नंबर। कम टू माई पार्टी ब्लैंक स्थान सैटरडे नाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑन। कम टू माई पार्टी ऑन सैटरडे होगा यहाँ, ऑन सैटरडे नाइट। ठीक, इस भाग में ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग हो रहा है इसमें। ठीक है, ऑन जैसे प्रीपोजिशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 13 नंबर। 13 नंबर इसको 13 नंबर भी इंग्लिश ही होगा। ठीक है, चलिए सभी क्वेश्चन को हम लोग देखते चलेंगे इसके विस्तार पूर्वक। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें कौन सा सही है, इसका हिंदी अर्थ हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2005। डॉक्टर यहाँ 2005 से ही रह रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखेंगे 14 नंबर। पिक आउट द राइट वर्ड, सही शब्दों को चुने। इसका सही शब्द हो जाएगा कौन सा, इसका मीनिंग बढ़िया से लिखा हुआ है सही ओकेशनली इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओकेशनली इज द राइट वर्ड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंटो ऑफ ऑनेस्ट। एंटो ऑफ द ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का एंटो मतलब उल्टा क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर रहेगा डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डिसऑनेस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। ये बार घसक का रहा है इसे। चलिए 16 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर रहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। देखिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की रूपरेखा के तौर पर संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य का प्रस्ताव रखा, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1946 को पारित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर होगा मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन नंबर सी फॉर चाचा विधायक है हमारे। ठीक है, देखिए इसका भारत में सर्वप्रथम भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया तथा 1909 के अधिनियम को मार्लो मिंटो अधिनियम भी कहते हैं, क्योंकि उस समय भारत सचिव मार्लो वो वायसराय मिंटो था। भारत के सचिव कौन था? मार्ले और वायसराय मिंटो। इसका सही आंसर हो जाएगा मार्लो मिंटो सुधार। ठीक है, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किसने किया था? तो मार्ले मिंटो सुधार ने। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन लोग देखेंगे 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो इसका सही आंसर अमेरिका सेना के द्वारा दिया गया था। देखिए अमेरिकी सेना द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा दिया गया था तथा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व जनरल जॉर्ज वाशिंगटन कर रहे थे, जिनके नेतृत्व में अमेरिकी सेना की जीत हुई। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिकी सेना, ऑप्शन नंबर बी फॉर क्या हो जाएगा? बताइए तो बी फॉर क्या होगा? बी फॉर हो जाएगा बेनेसर चाचा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोस्टन टी पार्टी। देखिए, ब्रिटिश संसद के टी अधिनियम के विरोध में 1773 ईस्वी में लगभग 340 चाय की पेटियों को जहाज़ों से समुद्र में फेंक दिया गया। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे कौन सा संधि कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा नाटो। ठीक, देखिए अमेरिका तथा ब्रिटेन सहित दुनिया भर के कुल 31 देशों का समूह नाटो है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 का हुआ था। नाटो का स्थापना था। वर्तमान में इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में पड़ता है, जो कि ब्रुसेल्स कौन सा देश में है? ब्रुसेल्स से बेल्जियम देश में। अच्छा, नाटो का इसका फुल फॉर्म बताइए, तो इसका क्या होगा फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म होगा, बताइए। देखिए, इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुल 31 देश है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। 21 नंबर, राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य हैं, तो कौन राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य हैं? देखिए, चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन और अमेरिका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र में 5 अस्थायी व 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों में चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन व रूस देश है, और भारत जैसे इसमें अस्थायी नहीं है, वो अस्थायी देशों में है। ठीक है, अस्थायी देशों की संख्या 5 और अस्थायी देशों की संख्या 10 है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ये क्वेश्चन पिछले सेट में हम लोग जो पिछला सेट करवाए थे ना 27 नंबर, उसमें भी ये प्रश्न आया था। तभी ना हम लोग बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर पे पकड़ बनाइए। आप लोग प्रीवियस ईयर पकड़ बनाइएगा तो आपको निश्चित ही स्कोर में बढ़ोतरी होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए, क्योंकि पिछले वीडियो में भी हम इसका आंसर बताए थे। सेम टू क्वेश्चन ये आया था पिछला सेट में। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया के राजकुमार। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार। देखिए, दुनिया भर में ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या के कारण 1939 से 45 ईस्वी तक युद्ध था, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से भी जाना जाते हैं। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर है, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर रहेगा कुल्हाड़ी, ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। पत्थर से निर्मित कुल्हाड़ी का प्रयोग पाषाण युग में किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग देखेंगे। सभी प्रश्नों को हम लोग देखिए व्याख्या सहित विस्तार पूर्वक देखते जा रहे हैं। तो आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, और शेयर तो करना ही करना है भाई, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए 24 नंबर, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? इसका सही आंसर रहेगा बारहमिहिर। देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में बारहमिहिर भी एक है, जो गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ व खगोलज्ञ थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, अलाय दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? अलाय दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? तो अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार चलो। ठीक है, देखिए दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में अलाय दरवाज़ा स्थित है। अलाय दरवाज़ा कहाँ स्थित है? दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में। ठीक, जिसको 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया, जो लाल पलुआ पत्थर से निर्मित दरवाज़ा है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 26, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन कौन था? जिसका सही आंसर रहेगा ब्रह्म समाज, ऑप्शन नंबर डी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, D4। ठीक है, देखिए राजा राम मोहन राय वो द्वारकनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की अगस्त 1828 ईस्वी में स्थापना की है। ब्रह्म समाज एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्म समाज। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 27 नंबर, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किन के द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की वो कर्नल हेनरी ओल्कर द्वारा की गई। इस सोसाइटी की स्थापना भारत में 1882 ईस्वी में, वो अमेरिका में 1875 ईस्वी में की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैडम ब्लावत्स्की। ठीक है, चलिए 28 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे।
28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? तो गदर पार्टी के सर में था कनाडा, वो यूएसए में। ठीक, गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाखना थे, जिनकी स्थापना 15 जुलाई 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में की गई, जिसकी स्थापना का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ना था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गदर पार्टी की स्थापना कनाडा में यूएसए में किया गया था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद सत्याग्रह बिहार के चंपारण में वर्ष 1917 ईस्वी में शुरू हुआ, जो किसानों के नील की खेती से संबंधित आंदोलन था। ये क्वेश्चन भी सेट नंबर 27 में आया हुआ है, 29 नंबर। ठीक है, आप लोग देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, जो प्रीवियस ईयर में रिपीट कर रहा है तो वो आगे भी रिपीट होगा, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंपारण। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखेंगे 30 नंबर, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, जो अंग्रेजों के खिलाफ था। इस आंदोलन को 1922 ईस्वी की चौरी चौरी घटना के बाद रोक दिया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी का आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शांत ज्वालामुखी है वो। चिम्बोरेजी ज्वालामुखी जो कि इक्वाडोर में पड़ता है, शांत श्रेणी का ज्वालामुखी है, अर्थात यह ज्वालामुखी काफ़ी समय से विस्फोट नहीं हुआ है और ना ही आगे होने की उम्मीद है। इस कारण से इसे शांत श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, ज्वालामुखी कुल देखिए, ज्वालामुखी कुल 3 प्रकार के होता है। एक होता है सक्रिय, एक होता है प्रशुष्ट, ये होता है शांत। सक्रिय जो कि हमेशा ज्वालामुखी अपना रूप दिखाता है, और जो प्रशुष्ट होता है जिसे सुस्त भी कहते हैं, ये कभी कभी आता है। और शांत तो बिल्कुल मरा हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे 32वां क्वेश्चन। 32 में देखिए क्या कर रहा है, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जड़ी बूटी के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विषुवतीय रेखा क्षेत्र को भूमध्य सागरीय क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र के सघन वन जड़ी बूटी के लिए लाभदायक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? इसका सही आंसर है टुंड्रा में, टुंड्रा प्रदेश होता है ना, वहीं उगाएंगे। ठीक है, आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? तो टुंड्रा में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल मांगे मोर। ठीक है, दिल मांगे मोर जैसे कौन से फिल्म में बोला जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, वो एक देशभक्ति फिल्म है, आप लोग देखे होंगे तो बताइएगा कमेंट करके। दिल मांगे मोर एक मिशन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 34, विषुवतीय रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्यों? क्योंकि इसमें ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। देखिए विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है। इस रेखा के समीप तापमान अधिक होने के कारण ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताप छोटे केंद्रों में केंद्रित होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 35 नंबर, क्या कुछ कह रहा है, अग्नेय शैल में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें परतदार चट्टान भी कहते हैं इसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अग्नेय चट्टान आर्थिक दृष्टि से संपन्न होती है, जिसमें निकील, तांबा, सीसा, जस्ता, सोना आदि पाए जाते हैं, जो एक परतदार चट्टान होती है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्या कर रहा है, 36 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल नहीं है? ठीक है, इसका सही आंसर जाएगा चाय। बाकी ये सब चावल, गेहूँ, मकई सब खाने योग्य पदार्थ है, और ये जो चाय जैसे पेय पदार्थ है, देखिए खाद्यान्न फसलों में ज्वार, बाजरा, चावल, गेहूँ और मक्का आते हैं, जबकि चाय एक बागवानी फसल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी,
C4 चाय, C4 चाय ही होगा, ठीक। चाय में C में चाय है तो C4 चाय। चलिए 37 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सागर से दूरी। कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो सागर से दूरी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 38 नंबर क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? देखिए जनगणना 2001 यहाँ दिया हुआ है। अब जो जनगणना मतलब आधार है अभी फिलहाल 2011 का है, ये तो 2010 का प्रीवियस क्वेश्चन दिया हुआ है, इस वजह से ये 2001 का पूछा हुआ है। अगर अभी पूछेगा तो 2001 से नहीं 2011 जनगणना के अनुसार पूछेगा, ठीक है। तो इसको देखिए, इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर हो जाएगा निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और कमाल की बात यह है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भी अगर ये प्रश्न पूछता तो ये इसका आंसर डी ही होता, केरल, ठीक है। और सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य अपना राज्य बिहार है, ठीक है, जबकि केवल महिला साक्षरता सर्वाधिक केरल राज्य में ही है। पुरुष साक्षरता भी केरल में और महिला साक्षरता भी केरल में है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर। क्वेश्चन है, गेहूँ किस जलवायु की फसल है? गेहूँ किस जलवायु का फसल है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर शीतोष्ण जलवायु का। गेहूँ देखिए शीतोष्ण जलवायु का फसल है। गेहूँ खाद्यान्न फसल है जो शीतोष्ण जलवायु में होती है, जिसका सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा राज्य में होता है तथा खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के संबंध में हरित क्रांति उपलब्ध करवाता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शीतोष्ण जलवायु। अगला क्वेश्चन है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर होगा घाटशिला, ऑप्शन नंबर सी। देखिए भारत में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन इंडियन फॉर कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है, जिसका स्थापना 1967 में घाटशिला जो कि झारखंड में पड़ता है, घाट में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 42 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूँ के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश राज्य है, जिसके बाद पंजाब, हरियाणा व मध्य प्रदेश राज्य होता है। और गेहूं खाद्यान्न फसल है एवं खाद्यान्न से संबंधित क्रांति हरित क्रांति है। ये देखिए सेम ये क्वेश्चन अभी जस्ट 40 में बताए हम लोग, जो 42 है गेहूँ राज्य उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश है, वही देखिए सेम क्वेश्चन 40 नंबर ही पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को गेहूँ की जलवायु शीतोष्ण जलवायु है। तो आपको हम बताएं कि सर्वाधिक गेहूँ जो है से यूपी राज्य में उपजाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 43 नंबर। 43 नंबर क्या है, कोई एक एक प्रश्न को देखते चलिए ध्यान से, और हम लोग विस्तार से चूँकि देखते जा रहे हैं तो और भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा ये सेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ओजोन मंडल, बी फॉर बिनेश्वर चाचा, ठीक है। देखिए पृथ्वी से 80 किलोमीटर से ऊपर जो परत है उसे आयन मंडल कहते हैं तथा पृथ्वी के सबसे करीब 6 मंडल हैं, ठीक। चलिए अगला तो क्वेश्चन देखिए 44 में, यहाँ है ही तो हिल डुल जाता है, नहीं बड़ी लफड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेटेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण कहाँ होता है? सेटेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर होगा भूमिगत जल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, भूमिगत जल का निर्माण सेटेलेक्टाइट स्थलाकृति के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर, दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है और वह राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य का एक जिला है जो चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है तथा पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग को कहा जाता है। पहाड़ों की रानी किसको कहते हैं? तो पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग को कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद का सृजन व समापन किया जाता है
जो कि एक अस्थायी सदन है, परंतु विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा संविधान, ऑप्शन नंबर डी। देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक के दिए गए हैं, जो अनुवाद योग्य हैं। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के देश से लिया गया हमारे संविधान में। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा जिला परिषद, ऑप्शन नंबर बी। देखिए पंचायती राज को 73 में संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, जिसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें है ग्राम पंचायत प्रथम स्थान पर आएगा, ठीक है, पंचायत समिति दूसरा और मध्य, और जिला परिषद तीसरा और सर्वोच्च अंग है। तो इसमें सर्वोच्च अंग पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा जिला परिषद। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्या कह रहा है, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा केरल, ऑप्शन नंबर सी। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत विधानमंडल के 2 सदन, पहला विधानसभा और दूसरा विधान परिषद का प्रावधान है। वर्तमान में भारत के कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र व कर्नाटक। तो कुल 6 विधान परिषद वाला राज्य है। ठीक, चलिए अब हम लोग 49 हो गया, अब हम लोग अर्धशतक के करीब हैं, और अर्धशतक लगा दें। तो चलिए अर्धशतक लगा ही देते हैं। ठीक है, देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है। पंचशील जो समझौता है वो भारत के किन देशों के साथ समझौता किया गया है? तो वो भारत और चीन, भारत और चमगादड़ चीन के बीच किया गया है पंचशील समझौता, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। देखिए भारत व चीन के मध्य तिब्बत क्षेत्र के मध्य व्यापार और समागम पर जो समझौता हुआ है उसे पंचशील समझौता कहा गया है, जो 2 देशों के बीच अप्रैल 1954 में चीन के बीजिंग शहर में हुआ था। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन 51 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य हैं। ठीक, तो कौन इसका अस्थायी सदस्य है? ये सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य हैं, तो सुरक्षा परिषद की ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर इसका। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होता है और 10 अस्थायी सदस्य होता है। ठीक, 5 अस्थायी सदस्य देखिए रूस, फ्रांस, चीन, अमेरिका, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। इसका 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 2 वर्ष के लिए बनते हैं। ये जो सदस्य होता है ना वो अस्थायी वाला 2 वर्ष के लिए और अस्थायी वाला 5 वर्ष के लिए बनता है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी है? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय शांति सेना, ऑप्शन नंबर डी। देखिए भारत संयुक्त राष्ट्र में अक्टूबर 1945 में शामिल हुआ था। तो भारत और संयुक्त राष्ट्र को भारतीय शांति सेना भेजने पर समझौता हुआ है। ठीक है, कि जब जब युद्ध होगा, अगर संयुक्त राष्ट्र सेना की मांग करेगा तो वो भारतीय शांति सेना भेजेगा भारत अपना। इसका सही आंसर होगा 52 का डी नंबर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 53 नंबर है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? जिसका सही आंसर होगा स्विट्जरलैंड में है। लोकतंत्र प्रत्यक्ष वो अप्रत्यक्ष 2 प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का तात्पर्य जनता द्वारा सीधा भाग लिया जाता है, जिसे स्विट्जरलैंड। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का तात्पर्य है कि जनता द्वारा सीधे शासन न करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन किया जाता है, जैसे भारत एक अप्रत्यक्ष देश है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन है, सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। सार्क संगठन का स्थापना कब हुआ था बताइए? सार्क संगठन का स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में ढाका में हुआ था, जिसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान देश शामिल है। मतलब भारत के कुल पड़ोसी राज्य, जिसमें मुख्य भूमिका भारत द्वारा निभाई जा रही है।
ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा सी, ऑप्शन नंबर भारत को। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सी, व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर हम लोग। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? नहीं है तो संघात्मक शासन प्रणाली ये तो है, संविधान सभा द्वारा निर्मित ये भी है, एक और लिखित संविधान ये नहीं है। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसका ये कैसे होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, एक और लिखित संविधान है और संसदात्मक शासन प्रणाली ये भी है। ठीक है, देखिए भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तथा भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था अपनाई गई है। ठीक है, देखिए 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र क्या है? उच्च न्यायालय के रिटायरमेंट की उम्र होगा 62 साल, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 साल है। देखिए हाई कोर्ट है छोटा तो इसको 62 पर रखा गया है, और सुप्रीम कोर्ट है बड़ा तो इसको 65 वर्ष। इसको लॉजिक को ध्यान में रखिएगा, जो बड़ा है उसके लिए बड़ा ईयर होगा और जो छोटा है वो छोटे दिन के लिए काम करेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है, राज्य एक मूलभूत तत्व है, राज्य का एक मूलभूत तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, संप्रभुता। राज्य का एक मूलभूत तत्व संप्रभुता है। देखिए राज्य से तात्पर्य देश है और देश का मूलभूत तत्व संप्रभुत्व होता है, जिसका अर्थ है कि राज्य किसी भी तरह के आंतरिक या बाहरी दबाव में निर्णय नहीं लेगा बल्कि स्वयं अपने अनुसार निर्णय लेगा, जिसे भारत के प्रस्तावना में संप्रभुता का उल्लेख है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है। 59 क्या हो जाएगा आंसर डी, यूनिसेफ। यूनिसेफ, देखिए यूनिसेफ का पूरा नाम होता है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड, यूनिसेफ, जिसकी स्थापना 1946 ईस्वी में हुई, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, जो कि न्यूयॉर्क अमेरिका देश में पड़ता है। ठीक, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा गलत है? तो राज्यपाल का चुनाव संसद नहीं कराती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए राज्यपाल का चुनाव संसद द्वारा नहीं होता है, बल्कि राज्यपाल को अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो अनुच्छेद 156 के तहत पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न या सामान्यतः 5 वर्ष तक पद पर रहता है। जब तक चाहेगा राष्ट्रपति तब तक रह सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, तरंगें जो कि धातुओं में संचारित होती है, तो इसका सही आंसर होगा केवल अनुप्रस्थ और केवल अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ नहीं, दोनों होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा। देखिए अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ तरंगें धातुओं में संचालित होती है। अनुदैर्ध्य तरंग ठोस में सबसे ज़्यादा तीव्र तथा गैस तीनों प्रकार के माध्यम में संचालित होती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंगें ठोस माध्यमों में तथा द्रव के ऊपरी तल पर उत्पन्न होता है। यह द्रव के अंदर तक गैसों में उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों में। देखिए अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, एक चाबी भरी घड़ी के कमाने में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा, इसका सही आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा, 62 नंबर। ठीक है, देखिए जब वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो वह कहते हैं कि वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा एक चाबी भरी घड़ी का कमाने में स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसका सही आंसर होगा 62 का बी नंबर। ठीक है, ये बी नंबर हो जाए इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 63 नंबर, क्या कुछ कह रहा है, 50 न्यूटन के एक बल एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है, इसका वाई अक्ष की दिशा में घटक कितना न्यूटन होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए 40 न्यूटन। 50 न्यूटन के बल
एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन, इसका बाई अक्ष की दिशा में घटक होगा 40 न्यूटन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर। 0 डिग्री पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है, मिश्रण का तापमान कितना होगा? तो 20 डिग्री सेल्सियस। देखिए 0 डिग्री पर बर्फ और 45 डिग्री पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाए तो मिश्रण का तापमान होगा 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वह गति का कौन सा नियम है? तो गति का है तृतीय नियम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। देखिए रेखीय संवेग संरक्षण के नियमानुसार यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो तो उस निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग नियत रहता है। रॉकेट रेखीय ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेता है। भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। ये तो देखिए फॉर्मूला निकालना पड़ेगा इसको। ये हम बता देते हैं, टी बराबर इसमें लेना है 4 सेकेंड। ठीक, छोटी जी का मान लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड। यू के मान 0 क्योंकि भवन से छोड़ रहा है। जब वस्तु को प्रारंभ करते हैं तो उसका चार्ज 0 होता है। ठीक है, इसमें फार्मूला लगाना है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, यू का मान 0 हो जाएगा, टी का मान 4 बता ही दिए, और वह 1/2 रह जाएगा, ये टी स्क्वायर तो गुना में हो जाएगा। ए का मान 9.8 टी गुना करके टी स्क्वायर 4 सेकेंड, 4 का होल स्क्वायर, जिसका सही आंसर हो जाएगा निकालिएगा तो 78.4 मीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए इसका फार्मूला हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं। इसका फार्मूला होगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यू का मान 0 रखिएगा, टी के मान 4 और प्लस करके 1/2 प्लस ए के मान बता दिए रखना है 9.8 और टी का मान 4 का स्क्वायर करिएगा तो गुना करके आएगा ऑप्शन नंबर डी 78.4 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। एक घर से में 60 वाट के 5 लैंप और 5 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लाए जाते हैं। 30 दिन के लिए 1 महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट कितना होगा? इसको कुल को गुना कर दीजिएगा और लास्ट में 1000 से भागा दे दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 108 यूनिट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर। एक तरंग 0.8 सेकेंड में 24 चक्र पूरा करती है, तरंग की आवृत्ति क्या होगा? तो तरंग का आवृत्ति होगा 30 हर्ट्ज। ठीक है, इसका सही आंसर रहेगा 30 हर्ट्ज। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 69 नंबर। एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है तो इसे 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? B/2। जब काटिएगा किसी भी बराबर भाग में बोल ही रहा है तो वो 2 भाग में बट जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ सोचने समझने की बात ही नहीं है। देखिए किसी चुंबक को चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ किसी अन्य चुंबक पर आकर्षण या विकर्षण का बल महसूस होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यदि अस्थायी चुंबक के 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो चुंबक का क्षेत्र भाग होगा B/2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सेशन अगर सभी को अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक ज़रूर करिए और साथ में कमेंट भी करिएगा कि वो कितना स्कोर आया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। सूचीबद्ध फोकस दूरियों वाले 4 लेंसों का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्य के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है। जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगा उसका फोकस दूरी कितना होगा? देखिए इसका फोकस दूरी होगा -5 मिलीमीटर। ठीक, जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगा उसका फोकस दूरी -5 मिलीमीटर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर। क्वेश्चन है घरेलू खाना पकाने की गैस जिसको एलपीजी कहते हैं। ठीक, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यहाँ द्रवित पेट्रोलियम गैस लिखा हुआ है, एक ही बात हुआ। घरेलू खाना पकाने की गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मुख्य रूप से इसमें ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत रूप पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा।
देखिए ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत रूप घरेलू खाना पकाने की गैस, इसको एलपीजी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई थी? जिसका सही आंसर होगा नाभिक का खोज हुआ था। ऑप्शन नंबर डी होगा सही, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। देखिए रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा नाभिक की खोज हुई। इन्होंने प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का एक बीम एक पतली सोने की पन्नी पर गिराई थी। इन कणों को फिर अलग अलग दिशाओं में विक्षेपित किया गया और एक अल्फा कण डिटेक्टर द्वारा उनका पता लगाया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिक, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? कहलाता है विद्युत रासायनिक सेल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए ऐसे सेल जो रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उसे हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। वे 1.5 वोल्ट का शुल्क शेष विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 74 नंबर क्वेश्चन है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है या सदृश मिश्रण का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा गन पाउडर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए गन पाउडर किसको कहते हैं? वह मिश्रण जिसका संगठन सभी जगह समान हो, समांगी मिश्रण कहलाता है। गन पाउडर समांगी मिश्रण का एक उदाहरण है। ठीक, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है, स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है? तो SiO2। SiO2 को क्या कहते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। देखिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्राकृतिक में रेल और पत्थर के रूप में बहुतायत से पाया जाता है। यह एक स्फटिक या क्वार्ट्ज खनिज है। ठीक है, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या? तब प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है तो प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर। देखिए बिहार पुलिस का ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों ही तरह का कार्य करता हो। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड वह तरल है जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है। यह एक रंगहीन तरल रासायनिक यौगिक है। ठीक है, देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अणु में द्वि आबंध है? इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन O2 में। O2 में अणु में द्विबंध है, जबकि NH3 CH2 और H2O में द्विबंध नहीं है। ये तीनों में द्विबंध नहीं है। ठीक है, सिर्फ इसी में द्विबंध है O2 ऑक्सीजन में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, दहन की क्रिया के लिए प्रत्येक निम्नलिखित कौन सा शर्त आवश्यक है? तो इसका सही आंसर होगा पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सी शर्त आवश्यक है? पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देखिए इसको दहन की क्रिया के लिए पदार्थ ज्वलन ताप की प्राप्ति आवश्यक है। दहन क्रिया में ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्या कर रहा है, 6 कार्बन इसका परमाणु भार हो जाएगा 14 तथा 7 का नाइट्रोजन का 14 उदाहरण है। संभारिक के उदाहरण है ये दोनों। ठीक है, देखिए द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु संख्या भिन्न हो तो उसको हम कहते हैं संभारिक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। देखिए 6 कार्बन है, इसका परमाणु संख्या इसका 6 हो जाएगा और जो ऊपर में दिया हुआ रहेगा उसको हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या। ठीक है, साथ ही इसका परमाणु संख्या नाइट्रोजन का और इसका द्रव्यमान संख्या 14। ठीक है, जो जिसका द्रव्यमान संख्या समान हो उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या नहीं, द्रव्यमान संख्या समान हो परमाणु संख्या भिन्न हो उसे हम कहते हैं संभारिक। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है तो लाल रंग के प्रकाश में। ऑप्शन नंबर सी। देखिए लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम तथा बैगनी रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होता है। ठीक,
अगला देखिए क्वेश्चन 82 नंबर, एक पौधे पर दूसरा पौधा उगने वाला क्या कहलाता है? एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा, उसको हम कहते हैं एपीफाइट। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा एपीफाइट कहलाता है। जलीय वातावरण में विकसित होने वाला पादप जलोद्भिद कहलाता है। ठीक, इसका सही आंसर रहेगा डी, एपीफाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। देखिए जल और थल दोनों में समान रूप से रहने वाले जीव को एम्फीबियंस या उभयचर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर का रहा है 84, निम्नलिखित में से कौन पौधे में उत्सर्जन का एक उपोत्पाद नहीं है? तो उपोत्पाद नहीं है तो इसका सही आंसर होगा यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। देखिए टेनिन, गोंद, लेटेक्स आदि पौधों के उत्सर्जन के उपोत्पाद है, जबकि यूरिक एसिड पौधों के उत्सर्जन के उपोत्पाद नहीं है। यूरिया एसिड एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों से बना होता है। ठीक, देखिए अगला 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता, कोशिका भित्ति। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक झिल्ली। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका होती है जिसमें केंद्रक सुसंगठित नहीं होता तथा केंद्रक झिल्ली भी अनुपस्थित होती है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन 86 नंबर, फसलों में डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है? वायु, जल, मृदा, इसमें से सभी होगा। ये मतलब वायु, मृदा तथा जल प्रदूषित होता है। देखिए डीडीटी का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनॉइल ट्राइक्लोरोइथेन है। इसके छिड़काव से वायु, मृदा और जल तीनों प्रदूषित होते हैं। इसका उपयोग फसलों में एक कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखेंगे। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? जिसका सही आंसर होगा फंगस के द्वारा। देखिए एफ्लाटॉनिक्स कुछ कवकों द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ का एक परिवार है जो मक्का, मूंगफली और 2 ट्री नट्स जैसी कृषि फसलों में पाए जाते हैं। यह विष फंगस द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 88 नंबर क्या कर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा 87 का सी नंबर। 88 कर रहा है, मानव शरीर में किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो फेफड़ा में। देखिए मानव शरीर के फेफड़े में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है जो अलिंद और निलय हृदय के भाग हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 89 नंबर, सुमेलित युग्म नहीं है। कौन सुमेलित युग्म नहीं है? तो इसमें हो जाएगा इसका ऑप्शन साल्मोनेला कोस्ट, ये नहीं है। ठीक है, देखिए साल्मोनेला जो कुछ दिया हुआ है ना, आंत्र ज्वर, टाइफाइड द्वारा पाया जाता है और प्लाज्मोडियम मलेरिया के द्वारा, ये सही है। टीनिया सोलियम टीनियसिस, ये भी सही है। पैराथार्मोन ऑक्सीटियोपोरोसिस, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा साल्मोनेला कोष, क्योंकि साल्मोनेला संबंधित होता है आंत्र ज्वर से, जो कि टाइफाइड से होता है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 90 नंबर क्या क्वेश्चन, मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? तो ये होगा मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन है। मियोसिस प्रथम कौन सा विभाजन है? तो अर्धसूत्री विभाजन। देखिए अर्धसूत्री विभाजन एक प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसमें संतति कोशिका में मूल कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है। मियोसिस प्रथम अर्धसूत्री विभाजन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ से मैथ होगा 10 क्वेश्चन, तो इसका आंसर हम मिला देंगे। ठीक है, देखिए यदि ए बी तथा सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रहे हैं तथा कोण ए ओ सी 30 डिग्री हो तथा ए ओ डी का समतुल्य मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 कोण बी ओ डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगा। तो इसका सही आंसर होगा 125%। ठीक है, देखिए इसका हम ना एक मैथ का सेपरेट वीडियो बना देंगे, अगर कमेंट करके कहिएगा तो। ठीक है, उसमें सिर्फ मैथ होगा।
इसको देखिए फार्मूला की तरह बनाइएगा आप। घन का भुजा क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक। और क्षेत्रफल होता है घन का भुजा गुने भुजा भुजा स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, और घन का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। इसको बनाइएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। ये कोई बड़ा सवाल नहीं है, बिहार पुलिस में सब छोटा छोटा सवाल आता है। चलिए क्वेश्चन देखिए, संचयी बारंबारता वक्र का प्रयोग किया जाता है प्राप्त करने के लिए। इसका सही आंसर होगा माध्यिका। देखिए संचयी बारंबारता वक्र का प्रयोग माध्यिका प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन है 94 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? जिसका सही आंसर होगा, देखिए ये स्क्वायर है इधर एक्स से, ये गुना होके जाएगा, तो कैलकुलेशन करिएगा तो एक्स की हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। ये भी स्क्वायर एक्स से गुना होगा तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा। द्विघात समीकरण मतलब घात 2 होना चाहिए, घात 4 है इसमें। ये देखिए घात 2 है लेकिन रूट में है, द्विघात समीकरण रूट में नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, ये भी स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर, हाँ ये हो जाएगा। 2x स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर घटेगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 1 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 5 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 70,000 रुपये के स्टॉक से 2% की वृद्धि दर पर आय क्या होगा? इसका ऐसे करके निकलेगा, 70,000 का 2%, 2 0 0 कर जाएगा, 70 गुने 2, ठीक है। इस 1 0 और नहीं होगा, 700 गुने 2 बराबर 1400 आ जाएगा आंसर इसका, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 96 नंबर, सरलीकरण के पश्चात 3x के पावर 4 बाई क्यू प्लस 18x की पावर 3 बाई के पावर 5 का मान क्या होगा? इसका देखिए एक, इसको तो सिंपल ऐसे भी कर सकते, देखिए 18 गुना 3 करिए, गुना करिए, 18 3 54, एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 3 है, पावर जुट जाएगा इसमें, गुना में है तो 4 की पावर 3 7, तो होगा 18 एक्स की पावर 7 बाई 5 या 3 8 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 18 3 54 एक्स के पावर 7 बाई के पावर, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। 54 एक्स के पावर 7 और बाई के पावर 8 आंसर इसका, ठीक। देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा बी नंबर, ठीक। चलिए देखिए 97 नंबर क्वेश्चन क्या है। 97 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा? ठीक है, तो चक्करों की संख्या निकालना है, तो देखिए एक फॉर्मूला आता है 2πr, इसको रख दीजिएगा, 2 के मान 2 रखिएगा, और पाई के मान 22/7, ठीक। और आर के मान हो जाएगा चक्कर पहिए द्वारा त्रिज्या हो जाएगा ना, ये तो होगा 1.75, गुना करिएगा तो आ जाएगा ये आसानी से 11 मीटर आएगा। फिर चक्करों की संख्या निकालना है, तो 11 आएगा उस किलोमीटर में, तो उसको मीटर में 11 से भागा देकर के 1000 से गुना कर दीजिएगा, तो आएगा सही आंसर इसका 1000, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए 98वां क्वेश्चन देखिए, यदि एक्स बाई परिमेय संख्या है और 5√11/3 - 2√11 बराबर एक्स प्लस बाई √11, तब एक्स और बाई का मान क्या होगा? जिसका सही आंसर होगा एक्स बराबर -37/35 और बाई बराबर -13/15। आप इसको ऊपर से गुना करिएगा ना, तो 3 + 2√11 करके आइए, परिमेय हर परिमेयकरण पढ़े होंगे उसको करिएगा तो आप इजीली आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। आयताकार हॉल की लंबाई भुजा 24 मीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 26 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? जिसका भी एक फॉर्मूला आता है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर गुने चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक। तो विकर्ण का स्क्वायर दिया हुआ 26 का स्क्वायर, और लंबाई इसमें दिया हुआ है देखिए 24, तो 24 का स्क्वायर करिएगा तो चौड़ाई में आएगा 26 का स्क्वायर 676, और -24 का स्क्वायर इधर है तो इधर जाएगा, प्लस में तीसरा आ जाएगा माइनस में, तो 576, इसको घटाइएगा तो आएगा 100, और लंबाई जैसे दिया हुआ है तो चौड़ाई निकालना है, तो इसको करिएगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है, b/4, ठीक आ जाएगा इसका 10। और इसका पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई दिया हुआ 24 और चौड़ाई है 10, गुना करिएगा तो आ जाएगा 210, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक। चलिए देखिए 100 क्वेश्चन 100वां नंबर। चलिए हम लोग शतक लगा देते हैं, शतक जब करीब आ ही गए हैं तो इसको लगा ही देते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का, ठीक है। और इसका 3 के पावर n गुने 9 के पावर n+1 इंटू प्लस 3 के पावर n-1 गुने 9 के पावर n-1 का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 243। इसको सॉल्व करिएगा
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 243 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से एक और सेट का समाप्ति हुआ। और आप लोग इस सेशन को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा अपने मित्रों में, भैया भाभी में भी, जो भी लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और सेशन को लाइक तो करना ही करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं फिर हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को देखिए और आपको कितना स्कोर आया आप कमेंट करके हमको ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ठीक है।